भारत से कई सागर महासागर पार करके ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर दूर 25 द्वीपों वाले एक विदेशी सरजमी पर 13 साल का हिंदू कम्युनिटी का एक लड़का बरामदे में अपने पिता के बगल में बैठा हुआ था। रोज की तरह ही घर में बिल्कुल शांति थी। घर के बाहर आसमान भी बिल्कुल साफ था, लेकिन जमीन पर कुछ तेज थर्राने की आवाज आ रही थी। ये कोई भूकंप नहीं था, ये दूर से एक काली परछाई पर साफ दिखती लोगों की भीड़ थी जो बहुत तेजी से चली आ रही थी। जैसे ही कुछ समय बीतता है, वो भीड़ अचानक घर के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसती है और उस बच्चे के सामने ही उसके पिता को पहले तो बहुत बुरी तरह मारती है और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर देती है। जब उस पिता को गोली मारी गई, तब उनके लटके हुए हाथ में गीता की किताब थी जिसे वो मरने से पहले पढ़ रहे थे। वो बच्चा जैसे तैसे कर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहता है और फिर छुपते छुपाते पास में ही मौजूद कैरोनी नदी पर पहुंचता है। जब वो नदी के किनारे पसीने से तरबतर बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि वही भीड़ एक मरे हुए व्यक्ति के बॉडी को घसीट करके लाती है और उसके पांव को एक बड़े पत्थर से बांध करके पुल के नीचे उस बॉडी को फेंक देती है। वो मरा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं, उस बच्चे का चाचा था। ये कहानी है उस ग्रेट पर्सनैलिटी की जिसने बिखरे पड़े हिंदू समाज को एक फोर्स में बदला। This is the story of man who saved Hinduism in Trinidad. This is the story of Bhadse Sagan Maharaj. Bhadse Maharaj was a very wonderful man. While the population of East Indians 1/3 in Trinidad, we haven't got a single representative on the Public Service Commission. He was a millionaire from the age of 30. It might be argued that the Public Service Commission is not a racial body. That is more the reason why they should have an Indian in it. महाराज जी के बारे में जाने उससे पहले हमें उनके समय की दुनिया को समझना होगा, क्योंकि हिंदू धर्म के उत्थान में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसे हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उनके समय की परिस्थितियों को ना समझ ले। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश हुकूमत ने एक एक्ट के जरिए दास प्रथा को खत्म किया, जिसका मतलब था कि अब वो सीधे तौर पर दासों की ना तो खरीद फरोख्त कर सकते थे और ना ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। अब इस एक फैसले से दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनी थी वहां पर उनके बागानों और चीनी मिलों में काम करने के लिए मजदूरों और कामगारों की भारी कमी हुई। इसलिए इस झंझट से बचने के लिए उन्होंने एक नए प्रकार की दास प्रथा की व्यवस्था शुरू की, जिसे उन्होंने इंडेंचर्ड सर्विट्यूड का नाम दिया, जिसे हम लोग आम बोलचाल में गिरमिटिया मजदूरी कहते हैं। भारत में भी उस समय घोर गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी। जगह जगह पड़ती अकाल, ऊपर से अंग्रेजों के अत्याचार के कारण लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। उनके इस मजबूरी का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने उन्हें ये लालच दिया कि अगर वो विदेशों में जाकर काम करेंगे तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए लोग गिरमिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गए। ये एग्रीमेंट कुछ नहीं, बस एक ट्रैप था जिसे समझने में लोगों को ज्यादा समय नहीं लगा। एग्रीमेंट साइन करने के बाद जब इन लोगों को उनके गाँव, उनके देश से रवाना कर कलकत्ता लाया गया और जब एक गोदाम में उन्हें जानवरों की तरह ठूस दिया गया, तब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ। इन लोगों का जो ग्रुप था उनमें से एक ग्रुप कलकत्ता से त्रिनिडाद के लिए निकला, जिसमें महाराज जी के पूर्वज भी शामिल थे। बेसिकली उनके दादा दादी ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करते थे, जिन्हें कलकत्ता से राइन नाम के एक जहाज से त्रिनिडाद के कैरोनी गांव लाया गया। कहने के लिए इस जगह पर हजारों मजदूर रहते थे, लेकिन ना तो इस जगह पर कोई स्कूल था उनके लिए, ना ही उनके रहने लायक कोई घर था और ना ही उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई लीगल सिस्टम। इसी अंधकार भरे दौर में 29 फरवरी 1920 को कैरोनी गांव में जन्म हुआ भदसे सगन महाराज का। जब भदसे महाराज जी का जन्म हुआ, तब उनके गाँव में हिंदू, मुसलमान समेत सभी भारतीय प्रवासी समुदायों को एक धागे में पिरोया हुआ था उनके पिताजी ने, जो उस गाँव के मुखिया भी थे। उनके पिता लंबे, चौड़े और ऊंचे कदकाठी के थे, जिनके बना हुए नियमों को कोई नहीं तोड़ता था। और ये नियम ताकत या जोर जबरदस्ती पर बेस्ड नहीं थी, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड थी। लेकिन 1933 में जब भदसे 13 साल के थे, तब इसी गांव के एक ग्रुप ने उन पर हमला किया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद महाराज जी के अंकल की भी हत्या कर दी गई, जिसकी बॉडी उन्हें कभी नहीं मिली। इस हादसे से खुद को जैसे तैसे बचाकर भदसे पहुंचते हैं अपने दादी के घर, जहां उन्होंने ताकत की अहमियत को समझा। वो अपने पिता की तरह ही लंबे, चौड़े और ऊंचे कदकाठी के थे, जिस वजह से उन्होंने पहलवानी सीखी और महज 20 साल की उम्र में वो ट्रिनिडाद के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर बन गए। रेसलिंग के थ्रू इकोनॉमिकली स्टेबल होने के बाद अब बारी थी इकोनॉमिकली डोमिनेंट बनने की। 7 साल पहले जिस कैरोनी नदी पर उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था,
उसी कैरोनी से उन्होंने अपनी किस्मत बनानी शुरू की। 1940 के दशक में जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकंड में बिजी थी, तब भदसे ने अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए कैरोनी नदी से सैंड माइनिंग शुरू की। साथ ही उन्होंने एक ट्रक भी खरीदा, जिसके जरिए उन्होंने अपनी एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस खड़ी करी। रेत का भी बिजनेस था, ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस था, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो उस एरिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन ठेकेदार बन गए। समय अब बदल रहा था, धीरे धीरे महाराज जी का बिजनेस अब ग्रो करने लगा, लेकिन उनके इस ग्रोथ को बूस्ट तब मिला जब वहां आए अमेरिकन सोल्जर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स चागुआरामास में अपना नेवल बेस बनाना चाह रही थी, जिसके लिए उन्हें उन इलाके के सबसे बड़े ठेकेदार और सप्लायर्स की जरूरत थी। उनके इस नीड को पूरा किया भदसे महाराज जी ने। जब तक अमेरिकन सोल्जर्स वहां रहे, तब तक महाराज जी ने जबरदस्त प्रॉफिट बनाया, और जब अमेरिकन वहां से चले गए, तब महाराज जी ने उनके छोड़े गए बेस को और उस पूरे इलाके को खरीद लिया और उससे मल्टीपल प्रॉफिट बनाए। 30 साल की उम्र होने से पहले पहले ही भदसे महाराज ट्रिनिडाड के मिलियनेयर बन गए। 13 साल की उम्र तक जिसके पास कुछ नहीं था, 30 साल की उम्र आते आते वो उस देश का मिलियनेयर बन गया। अब वो समय आ गया था जब महाराज जी हिंदू कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ बड़ा कर सकते थे। 1952 से पहले ट्रिनिडाड में कई हिंदू कम्युनिटीज थी जो बिखरी हुई थी। 1881 की सनातन धर्म एसोसिएशन, 1920 के दशक की ट्रिनिडाड हिंदू महासभा, सैन फर्नांडो हिंदू सभा, सनातन धर्म प्रवर्तक सभा और 1920 की सनातन धर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी कई हिंदू संगठनें थी। लेकिन ये संगठन अलग अलग काम कर रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जा रहा था कि ये संगठन आपस में ही टकरा जाते थे। महाराज जी इस पूरी स्थिति से अवेयर थे। उन्हें पता था कि छिटपुट तरीके से हिंदुओं की मदद करने से भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। महाराज जी ने इस समस्या को समझा और देश के 2 सबसे प्रभावशाली संगठनों, सनातन धर्म एसोसिएशन और सनातन धर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विलय करवाया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन सनातन धर्म महासभा की स्थापना 2 जून 1952 में की। इस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराज जी ने संगठन के मंच से यह ऐलान किया कि आने वाले 3 महीनों में, यानी सितंबर तक, जो संगठन की स्थापना हुई है वो जून में हुई है, यानी आने वाले 3 महीनों में महाराज जी ने यह ऐलान किया कि वो 6 हिंदू स्कूलें बनाएंगे। दिस टास्क वाज इम्पॉसिबल। बिना किसी ब्लूप्रिंट के इतने कम समय में 6 स्कूलें बना देना पॉसिबल ही नहीं था। That's why क्रिटिक्स ने महाराज जी के इस घोषणा का मजाक उड़ाया। लेकिन सितंबर आते आते तक महासभा ने 6 हिंदू स्कूलें बना दी, और ये सब चीजें हवा में नहीं हो गई। ये महाराज जी के पैशन और उनके बिजनेस बैकग्राउंड का नतीजा था। और ये तो बस शुरुआत थी। महाराज जी ने ट्रिनिडाड में मल्टीपल स्कूलें बनानी शुरू कर दी, और उनकी इस स्पीड को देखते हुए कई क्रिटिक्स ने उन पर यह आरोप लगाया कि महाराज जी कुछ नहीं कर रहे, बस गौशाला में स्कूल बना दे रहे, जो कि बच्चों के लिए अनहेल्दी है। इस पर महाराज जी ने जवाब दिया, शिक्षा ना मिल पाना उससे भी ज्यादा अनहेल्दी है। 1952 से 1956 के बीच महज 4 सालों में महासभा ने पूरे आइलैंड पर कुल 31 स्कूलें खोली। 31 स्कूलें। और ये सब पॉसिबल हो पाया इस एक शख्स के वजह से। He had the money, he was the only Hindu with money, and he had the surplus material from the American bases, and he used the money and the surplus material not only to build houses for himself, but also to build schools across the country. आज यही महासभा 50 स्कूल और 150 के करीब मंदिर और 200 पंडितों के ग्रुप को संभालता है। बाकी हिंदू संगठन के कंपैरिजन में, चाहे हम भारत के हिंदू संगठनों को महाराज जी के संगठन से कंपेयर करें, तो एक खास अंतर ये दिखता है कि इस संगठन ने मंदिरों और धार्मिक यात्राओं और जुलूसों से ज्यादा फोकस किया स्कूल पर, शिक्षा पर। उन्हें पता था कि अगर ट्रिनिडाड में हिंदुओं का उत्थान करवाना है तो ये सिर्फ एक जरिए से हो सकता है, और वो है एजुकेशन। हालांकि महाराज जी ने हिंदू संगठनों को यूनाइट किया, उनके लिए स्कूलें बनवाई, मंदिरें बनवाई, उनके जो अधिकार थे वो भी उन्हें दिलवा दिए, पर वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर हिंदू पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो ये सारी चीजें जो उन्हें मिली है वो कभी भी गायब हो सकती है। While the population of East Indians 1/3 in Trinidad, we haven't got a single representative on the Public Service Commission. It might be argued that the Public Service Commission is not a racial body. That is more the reason why they should have an Indian in. राजनीति में भी हिंदुओं का दबदबा हो सके, इसके लिए महाराज जी ने साल 1950 में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके बाद 1953 में उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक नाम से पार्टी भी बनाई। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से उन्हें सफलता मिली, उनकी पार्टी को वो सफलता नहीं मिली। लेकिन 1958 के फेडरल इलेक्शन में उनकी पार्टी जिस पार्टी में मर्ज हो गई थी,
उस पार्टी ने एक बहुत ही शानदार जीत हासिल की। ध्यान रहे, जिस इलेक्शन की बात यहाँ हो रही है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं है। अंग्रेज अभी भी यहाँ बने हुए, ट्रिनिडाद अभी भी ब्रिटिश रूल के अधीन ही है। जो टाइम पॉलिटिक्स में भदसे महाराज जी के लिए पीक टाइम था, वही टाइम उनके हेल्थ के लिए वर्स्ट टाइम भी बना। 1958 के समय से ही महाराज जी लगातार बीमार पड़ने लगे। इस दौरान उन्हें काफी बॉडी पेन भी होता था और जिस वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती थी। इस दिक्कत से बचने के लिए उन्होंने पैथिडिन नाम के एक पेन किलर लेनी शुरू की, जो कब उनकी आदत बन गई पता ही नहीं चला। यहाँ सामान्य मरीज को दिन भर में 50 से 100 मिलीग्राम डोज लेने की जरूरत थी, वही महाराज जी का डेली इनटेक 7000 मिलीग्राम से भी ज्यादा था। 7000। सिचुएशन इतनी खराब होने लगी कि 1959 के दौरान यह अफवाह फैली कि वो मर रहे हैं। महाराज जी, जिन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया, एक दवाई के नशे ने उनके पॉलिटिक्स करियर को खत्म कर दिया। हालांकि 1962 में जब ट्रिनिडाद को आजादी मिली, तब उन्होंने एक भव्य विक्ट्री परेड निकाली और ये दिखाया लोगों को कि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही उन्हें जो ड्रग्स की आदत थी वो भी उन्होंने छोड़ दी। लेकिन समय के साथ जो उनकी सेहत है वो लगातार गिरती गई और आखिरकार 1971 में महज 51 साल की उम्र में इस महान शख्स ने अंतिम सांसें ली। एक लड़का जिसने छोटी सी उम्र में अपना सब कुछ खो दिया और जो मरने के कगार पर था, वो लड़का अपने शानदार जिंदगी में हर वो काम कर गया जिसने हिंदुओं को उस जमीन पर जहां पर उन्हें गिरमिटिया मजदूर बनाकर लाया गया था, उस जमीन पर उन्हें सिर उठाकर जीने की स्थिति में ला खड़ा किया।